दोस्तों नमस्कार। हिंदी दृष्टि के यूट्यूब चैनल पर मैं हुकुम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी कहानी है भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित मलबे का मालिक। भारत में रहने वाले गनी मियाँ पाकिस्तान से जब 7.5 साल बाद भारत लौटते हैं तो उन्हें पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। उन्हीं यादों का जिक्र करते हुए यह कहानी मलबे का मालिक मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। तो आइए इसी का वाचन करते हैं। पूरे 7.5 साल के बाद वे लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती नजर आ ही जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थीं, जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण का केंद्र बन गया था। तंग बाजारों से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। कहते, देख फतेहरीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम हो गई हैं। उस नुक्कड़ पर सुखी भटियारिन की भट्टी थी ना, जहां अब यह पान वाला बैठा है। या नमक मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लाइन। और इसके आगे उनको टोकते हुए बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार और लाल तुर्की टोपियां नजर आ रही थीं। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर उनकी आंखें हैरानी से भर जाती थीं और कहीं अफसोस घिराता, अल्लाह कितना कुछ बदल गया पिछले 7.5 सालों में। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते, बोली यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उसकी ओर देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं, पाकिस्तान में सुना है अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, या ठीक है क्या। इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है, जिसके हालात जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए हुए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को खामखा खुशी का अनुभव होता था। बाजार बांसा अमृतसर का एक उपेक्षित सा बाजार था, जो विभाजन के पहले गरीब मुसलमानों की बस्ती हुआ करता था। वहां ज्यादातर बांस और सहतीरों की ही दुकानें थीं, जो सब की सब एक ही आग में जलकर स्वाहा हो गईं। बाजार बांसा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने के अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बांसा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में भी ले लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में पा ली गई, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर खाक हो गए। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें तो फिर से खड़ी हो गई थीं, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच में मलबे के ढेर अजीब ही वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार बांसा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के ज्यादातर बासिंदे तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए, और जो बचकर चले गए उनमें शायद किसी की भी लौट कर आने की हिम्मत बाकी ना थी। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस वीरान बाजार में आया और वहां की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाएं हाथ को जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके कदम अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहां बाहर ही खड़ा हो गया, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह वही गली है जिसमें वह जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ अंतर पर दो स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थीं। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पाजामे से बाहर निकल रहे थे और घुटनों के थोड़ा ऊपर ही उसकी शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर को आ रहा था। उसने उसे पुचकार कर पुकारा, इधर आ बेटे, आ इधर आ जा, देख तुझे मैं कुछ दूंगा।
और वह अपनी जेब से हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। बच्चा क्षण भर के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर उसने ओंठ बिसोर लिए और फिर से रोने लगा। एक 16-17 बरस की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे की बाह पकड़कर उसे घसीटती हुई गली में ले गई। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी बाह छुड़ाने के लिए भी मचलने लगा। लड़की ने उसे बाहों में उठाकर अपने साथ चिपका लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर मेरा वीरा, चुप कर, रोएगा तो तुझे अब मुसलमान पकड़कर ले जाएगा। मैं वारी जाऊं, चुप हो जा मेरे बेटे, चुप हो जा। बूढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतार कर उसने वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने जरा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहां पहले ऊंचे ऊंचे सहकीर रखे रहते थे, वहां अब 3 मंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर दो मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ होकर बैठी थीं। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप में उड़ते हुए जर्रों को देखता रहा। फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता हुआ गली की ओर आया और बुढ़े को खड़े देखकर उसने रुककर पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस तरह खड़े हैं? बुढ़े मुसलमान की छाती और बाहों में हल्की सी कंपकपी हुई और उसने होठों पर जवान फेरकर नवयुवक को ध्यान से देखते हुए पूछा, बेटे, तेरा नाम मनोरी है क्या? नवयुवक ने चाबियों का गुच्छा हिलाना बंद करके मुट्ठी में ले लिया और आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? 7.5 साल पहले तू बेटे इतना सा था, कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? मनोरी ने पूछा। हाँ, मगर पहले हम इस गली में रहते थे, बुढ़े ने कहा। मेरा लड़का चिराग भी तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनाया था। तकसीम यानी विभाजन से पहले। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा, हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो नहीं मिल सकते, मगर मैंने कहा कि एक बार मकान की सूरत ही देख लूं। और उसने टोपी उतार कर सिर पर हाथ फेरते हुए आंसू को बहने से रोक लिया। आप तो शायद काफी पहले ही यहाँ से चले गए थे, मनोरी ने स्वर में संवेदना लाकर कहा। हाँ बेटे, यह मेरी बदकिस्मती थी कि पहले अकेला निकल कर चला गया। यहाँ रहता तो उनके साथ मैं भी। और कहते कहते अचानक उसे एहसास हो आया कि उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उसने बात को मुंह में रोक लिया, मगर आंख में आए हुए आंसुओं को बह जाने से रोक ना सका। छोड़ो गनी मियाँ, अब बीती बातों को सोचने में क्या रखा है? मनोरी ने गनी की बाह पकड़कर कहा, चलो तुम्हारा घर दिखा दूं। गली में खबर इस रूप में फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन उसे पकड़कर घसीट ले गई, नहीं तो मुसलमान उसे ले गया होता। मनोरी जब गनी को लेकर गली में आया तो गली में एक फेरी वाला रह गया था या कुएं के साथ उगे पीपल के नीचे रखा पहलवान बिखर कर सोया था। घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से अलबत्ता कई चेहरे झांक रहे थे। गनी को गली में आते देखकर उनमें हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद लोगों ने चिरागदीन के बाप अब्दुल गनी को पहचान लिया था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की ओर संकेत किया। गनी पल भर के लिए ठिठक कर फटी आंखों से उसकी ओर देखता रहा। चिराग और उसकी बीवी बच्चे की मौत तो वह अभी अरसा पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस रूप में देखकर उसे जो झुंझुनी हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जबान पहले से ज्यादा खुश्क हो गई और घुटने भी ज्यादा कांपने लगे। वह मलबा? उसने अविश्वास के स्वर में पूछा। यहाँ तो मेरा घर था ना? मनोरी ने उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखा। उसकी बाह को और सहारा देकर ठहरे हुए स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी का सहारा लेता हुआ
किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें फंसी थीं। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से ना जाने कब का निकाल लिया गया था। केवल जले हुए दरवाजे का चौखट ना जाने कैसे बच रहा था, जो मलबे में से बाहर को निकला हुआ था। पीछे की ओर दो जली अलमारियां भी पड़ी थीं, जिनकी कालिख पर अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। मलबे के पास से देखकर गनी ने कहा, यह बाकी रह गया है। जैसे जैसे उनके घुटने जवाब दे गए, वह जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा लगा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज निकली, हाय ओए चिराग दीना, तो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया मेरे बच्चे? चिराग दीना। जले हुए किवाड़ का चौखट 7.5 साल मलबे में से सिर निकाले खड़ा रहा, मगर उसकी लकड़ी पूरी तरह से खराब हो गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर भी आ गए। खिड़कियों में से झांकने वाले चेहरों की संख्या अब पहले से कहीं बढ़ गई थी। उनमें तमाम तरीके की बातें हो रही थीं। आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। चिराग दीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की सारी घटना आज खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वह मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था। जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया कि वह 1 मिनट आकर उससे जरूरी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां किस्वर और सुल्ताना खिड़कियों में से नीचे झांकने लगीं। चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, ना रखे पहलवान, मुझे मत मार यार, मैं तो तेरा दोस्त हूं ना। हाय मुझे बचाओ जुबैदा, मुझे बचाओ। और ऊपर जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना हताश स्वर में चिल्लाईं। जुबैदा चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी की तरफ भागी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती हुई बाहें पकड़ लीं और रखा उसकी जांघों को घुटने से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है बे? तुझे पाकिस्तान दे रहा हूं, ले। और जुबैदा के नीचे पहुंचने से पहले ही चिराग को पाकिस्तान दे दिया। आसपास के घरों की खिड़कियां बंद हो गईं। जो लोग दृश्य के साक्षी थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबैदा, किस्वर और सुल्ताना की चीखने की आवाजें सुनाई देती रहीं। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान देकर विदा कर दिया होता, मगर दूसरे तवील रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गईं। यानी पूरा का पूरा परिवार एक साथ उसी रात में समाप्त हो गया। 2 दिन तक चिराग के घर की छानबीन होती रही। जब उनका सारा सामान लूटा जा चुका था, तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी। रखे पहलवान ने कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उसने उस मकान पर नजर रखकर ही तो चिराग को मारने का निश्चय किया था। नहीं तो चिराग उसका मित्र ही तो था। लेकिन जब मकान हथियाने का मौका मिल रहा था, तो वह चिराग दिन को मार क्यों ना देता। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी खरीद रखी थी, मगर आग लगाने वाले का पता अभी तक ना चल सका था। उसे जिंदा गाड़ने की नौबत तो बाद में आती। अब 7.5 साल से रखा पहलवान उस मलबे को अपनी जागीर समझता आ रहा था, जहां न वह किसी को गाय भैंस बांधने देता था और न खोचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी अनुमति के कोई ईंट भी नहीं उठा सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि यह सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी मियाँ को पता चल ही जाएगी। जैसे मलबे को देखकर उसे अपने आप ही सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी नाखूने से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे के चौखट को बाह में लिए हुए रो रहा था। बोल बोल मेरे चिराग दीना, बोल तू कहाँ चला गया? ओए किस्वर, हो सुल्ताना, हाय मेरे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया था? और उधर पीपल के नीचे सोए हुए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया, या वह खुद ही जाग गया। यह जानकर
कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है। उसके गले में थोड़ा झाग उठाया, जिससे उसे खांसी हो आई। मलबे की ओर देखकर उसकी छाती सी धौकनी का स्वर निकला और उसका निचला होठ थोड़ा बाहर की ओर आ गया। गनी अपने मलबे पर बैठा है। उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उनके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा? उसका कैसे मलबा? पहलवान ने कहा, मलबा तो हमारा है, किसी के बैठने से उसका मलबा हो जाता है क्या? मगर वह वहां पर बैठा क्यों है? लच्छे ने आंखों में रहस्यमय संकेत लाकर कहा, बैठा है तो बैठा रहे, तो चिलम ला। मनोरी ने अगर उसे कुछ बताया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उस रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखकर रखे की तरफ कहा, मनोरी की सामत आई क्या? लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थीं। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर हाथों से मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर उसके हाथ में दिया तो उसने कस खींचते हुए पूछा, और तो किसी से गनी की बात नहीं हुई? जवाब आया, नहीं। मनोरी गनी की बाह पकड़े हुए उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे पहलवान को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था, उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते ना पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गईं और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घबराहट थी, पर वह बोला कुछ नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा, मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिरागदीन का बाप। पहलवान ने संदेहपूर्ण दृष्टि से उसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर चमक आ गई थी। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां जरा फैल गई थी। रखे का निचला होठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया? गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, परंतु पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वह पीपल के तने का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में लोगों की फुसफुसाहट और तेज हो गई कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात तो जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो जाए। अब रखा गनी को कुछ नहीं कह सकता। अब वो दिन नहीं रहे, बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा ना इसका है ना गनी का, मलबा तो अब सरकार का है। मरदूद किसी को वहां गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। मनोरी भी डरपोक है। इसने गनी को बताया क्यों नहीं कि रखे ने ही चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा है? रखा आदमी नहीं जानवर है। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल भी उसके सफेद हो गए हैं। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ मिट्टी का ढेर देखने आया हूँ। बसे हुए घर की यही निशानी रह गई है। तू सच पूछे रखे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को जी नहीं करता। और उसकी आंखें छल छला आई। तू बता रखे, यह सब हुआ कैसे, किस तरह हुआ? गनी आंसू रोकता हुआ आग्रह के साथ बोला, तुम लोग तो उसके पास थे, सब में भाई की सी मोहब्बत थी। तुम दोनों तो सगे भाई जैसे थे। अगर वह चाहता तो वह तुम में से किसी के घर में भी छिप सकता था। उसे इतनी भी समझ नहीं आई क्या? ऐसा ही है। रखी को स्वयं लगा कि उसकी आवाज में कुछ अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होठ गाढ़े लार से चिपक गए थे। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और वह रीढ़ की हड्डी के सहारे बैठ भी ना पा रहा था। पाकिस्तान का क्या हाल है? उसने वैसे ही स्वर में बात को घुमाते हुए पूछा। उसके गले की नसों में तनाव आ गया था। सब ठीक ही है, मैं क्या हाल बताऊं रखे। गनी दोनों हाथों से छड़ी पर जोर देकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल पूछे तो वह मेरा खुदा ही जानता है। मेरा चिराग साध होता तो और बात थी। रखे, मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चल, मेरे बेटे, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हालात पहले से बदल चुके हैं, अब बंटवारा हो चुका है। मगर वह अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर कैसे चला जाऊं।
अभी 6 महीने पहले तो इतनी रकम लगाकर नया मकान बनाया है, और फिर मुझे यहाँ कैसी फिक्र? यह तो अपनी गली है ना, यहाँ कोई खतरा नहीं। भोले कबूतर ने यह भी ना सोचा कि गली में खतरा ना सही, बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों जनों ने जान दे दी। रखे, उसे तेरा बड़ा भरोसा था रे। वो कहता था, कोई मेरा साथ दे ना दे, मेरा रखा मेरे साथ है, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कितना भरोसा करता था वह तुम पर। फिर ये हुआ कैसे रखे? मगर जब होनी को आ गई तो उसे कोई ना रोक पाया। समझ में नहीं आता कि कैसे हो गया। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की, क्योंकि वह लेटी मुद्रा में बैठा हुआ था। उसकी रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही थी, जोड़ पर सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अंतड़ियों के पास कोई चीज उसकी सांस को जकड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका हृदय बैठ रहा है। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था, और उसके पैरों के तलवों से झुंझुनाहट हो रही थी। मनोरी ने गनी मियाँ से कुछ भी न बताया था। यह बात रखी को पता चल चुकी थी। जी हल्का न कर रखिया, जो होना था सो हो गया, उसे कौन लौटा सकता है? खुदा की नेकी रखे और वह बद की बदी माफ करे। मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो ना। मुझे आकर इतनी सी तसल्ली हुई कि उस जमाने की कोई तो यादगार चीज है। मैंने तुमको देख लिया, समझो अपने चिराग को देख लिया। मेरे लिए मेरे चिराग और रखे में कोई फर्क थोड़ी है। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे, जीते रहो और खुशियां देखो। और गनी छड़ी पर दबाव देकर उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने फिर कहा, रखे पहलवान, याद रखना। रखे के गले में स्वीकृत की मध्यम सी आवाज निकली। अंगोछा बीच में लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गली के वातावरण को हसरत भरी नजर से देखता हुआ धीरे धीरे गली के बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर फुसफुसाहट और चलती रही कि मनोरी ने गली के बाहर निकलकर जरूर गनी मियां को सब कुछ बता दिया होगा कि इसी रखे पहलवान ने ही उसके चिराग दीन को मारा है। गनी के सामने रखे का तालू किस तरह खुश्क हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा? बेचारी जुबैदा, बेचारी कितनी अच्छी थी, कभी किसी से मंदा नहीं बोला। रखे मरदूत का घर न घाट, इसे किस माँ बहन का लिहाज था। और थोड़ी ही देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आईं। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे, और रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने यहाँ से गुजरते हुए उससे पूछा, रखे साह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? रखे ने जवाब दिया, हाँ आया था। फिर फिर क्या, चला गया? रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाहर बाईं ओर की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज अक्सर वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज देकर बुला लेता था, और उन्हें सट्टे के गुड़ और सेहत के नुस्खे बताया करता था। मगर उस दिन वह लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की उस यात्रा का विवरण सुनाता रहा, जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को विदा करके वह गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को खड़ा देखकर वह रोज की आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा, और भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे के चौखट पर बैठ गया। गली उस समय बिल्कुल सुनसान थी। कमेटी की कोई बत्ती भी न जल रही थी। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता हुआ बह रहा था। रात की खामोशी के साथ मिली हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी के नीचे से निकल रही थीं। उधर कौवे के वहां बार बार बैठने के कारण पास में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर वह पंख फड़फड़ाता हुआ उड़कर कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की ओर मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में उसे दुत्कारता है, मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगता है। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की ओर फेंका
कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया, पर इसका भौंकना अभी बंद ना हुआ था। पहलवान मुंह ही मुंह कुत्ते को गाली दे रहा था। पहलवान के वहां से हटने पर कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की ओर मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर भौंक कर जब गली में उसे कोई प्राणी चलता फिरता दिखाई नहीं दिया और रखा पहलवान भी अपने घर चला गया, तो फिर से कुत्ता एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट आया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा। तो मलबे का मालिक आखिरकार कुत्ता ही बन बैठा। और इसी के साथ यहाँ पर यह कहानी मलबे का मालिक समाप्त हो जाती है। देश विभाजन की त्रासदी, उस समय सांप्रदायिक दंगों में उलझी हुई यह कहानी मलबे का मालिक मोहन राकेश द्वारा लिखी गई एक अप्रतिम कहानी है, जिसका वाचन मेरे यानी हुकुम सिंह के द्वारा किया गया। फिर से एक नई कहानी के साथ बहुत जल्दी प्रस्तुत होंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी दृष्टि विद हुकुम सर। धन्यवाद।